हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेस की क्विक मैंडेटरी टिप्स। और ये जो क्विक मैंडेटरी टिप्स हैं, ये आपको प्रोजेक्ट में काम करने के लिए बहुत हेल्प करेगी। इनके बिना आप काम नहीं कर पाओगे, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज़ जो है कमेंट है। तो दोस्तों जब भी हम अपना कोड लिखते हैं तो कोड में कमेंट लिखना जरूरी होता है। कमेंट लिखना जरूरी इसलिए होता है, मान लो आपने कोड लिखा 1000 लाइन का या 500 लाइन का, आपको खुद पता नहीं चलेगा आपने क्या लॉजिक यूज करके कोड लिखा था। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हम हर एक लाइन के सामने या एक सेक्शन के सामने ऊपर लिख देते हैं कि ये लाइन या ये लॉजिक हमने इसलिए लगाया था। फिर कमेंट दोस्तों इसलिए भी हेल्प करती है, अगर आपको अपने कलीग को भेजना है तो वो आपका कोड देख के तो नहीं समझ पाएगा। अगर कमेंट रहेगी तो उसको याद रहेगा, वो पढ़ के हेल्प मिलेगी उसको समझने में कि आपने जो भी लिखा है वो क्यों लिखा है। तो दोस्तों कमेंट सेस में हम दो तरीके से लगाते हैं। एक जो कमेंट होती है वो सिंगल लाइन कमेंट होती है, और दूसरी जो कमेंट होती है वो मल्टी लाइन कमेंट होती है। तो दोस्तों चलते हैं अपना सेस स्टूडियो में और दिखाता हूँ आपको कमेंट क्या होती है। तो दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे प्रोक प्रिंट करता हूँ। प्रोक प्रिंट डेटा इक्वल्स टू सेस हेल्प डॉट एयर, और यहाँ मैंने लिखा रन, और मैं इसको रन करता हूँ दोस्तों। तो अब मान लो दोस्तों ये मैंने प्रोक प्रिंट क्यों लिखा था, मुझे इसके ऊपर कमेंट लिखनी है। तो मैं दोस्तों ऐसे लिख दूंगा, आई आई रैन दिस कोड टू चेक वॉट इज देयर इन द एयर डेटा सेट। ओके। तो दोस्तों अब अगर मैं ये ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये देखो, इसका कोड देखो ये ब्लू कलर दिखा रहा है। तो ये कोड बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब सही है। और जैसे ही मैंने लिखा इसका कलर चेंज हो गया तो कुछ इशू है। और अगर मैं कोड रन भी करूंगा तो आप देखोगे आई रैन इसमें एरर दिखा रहा है, बोल रहा है स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड और इट इज आउट ऑफ प्रॉपर यूज प्रॉपर ऑर्डर। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि ये जो आपने लिखा है ये सेस का कोडिंग नहीं है, ये आपने कुछ और ही लिखा है। ठीक है। तो जो अब ये, लेकिन ये हमारी कमेंट है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हम सैस को बोलेंगे कि भाई आप इस लाइन को मत पढ़ना जब आप कोड रन करो, तो सैस फिर एरर नहीं देगा। तो अब ये एक लाइन में लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, लाइन के स्टार्टिंग में लगा देंगे एस्ट्रिक और बाद में लगा देंगे सेमीकोलन। जैसे ही हमने सेमीकोलन लगाया आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे ये जो कलर है ये चेंज हो गया, और जैसे ही मैं सेमीकोलन हटाऊंगा तो देखो कलर कैसा हो गया। तो जब भी आपका मेन कोड का कलर कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा हो तो आप समझ जाना कि आपका कहीं से सेमीकोलन में कोई गड़बड़ है। तो दोस्तों अब अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो मुझे कोई एरर नहीं आएगी, ये कोड बिल्कुल सही से करेक्टली रन होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये थी सिंगल लाइन कमेंट। अब आप ऐसे मान लो आपकी जो कमेंट थी वो एक लाइन में नहीं आ रही थी, तो फिर आप क्या करोगे, आप मल्टीपल लाइन में कमेंट लिखोगे इस तरीके से। ठीक है। तो मल्टीपल लाइन में अगर कमेंट लिखोगे तो आप क्या करोगे, आपको या तो ये करना पड़ेगा, ये स्टिक सेमीकोलन, और सबके बाद में सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, और सबके शुरू में दोस्तों आपको एस्टिक लगाना पड़ेगा। इस तरीके से कन्वर्ट करोगे तो इसमें परेशानी है, क्योंकि अगर आपने 5 6 या 10 लाइन लिखी तो बार बार ये लगाते हुए आपको परेशानी होगी। तो हम दोस्तों इसका क्या इलाज करते हैं, हम ये करते हैं कि जो लाइन है फॉरवर्ड स्लैश और ये एस्टिक लगाएंगे, और लास्ट की लाइन में जहाँ पे हमें कमेंट क्लोज करनी है वहाँ पे एस्टिक और फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। तो अब आप देखोगे दोस्तों अब हमारा ये मल्टी लाइन कमेंट में कन्वर्ट हो चुका है, हमें कोई ज़्यादा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी इसमें। तो इस तरीके से दोस्तों मल्टी लाइन कमेंट बना सकते हैं। अब दोस्तों ये जो मैंने ऐड करी थी, ये मैंने लिख के ऐड करी थी मैनुअली, लेकिन अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पूरे कोड को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे तो ये कमेंट ऐड कर देगा। तो इसने मल्टी लाइन कमेंट ही बनाई है, लेकिन इसने क्या किया, हर लाइन में ये सिंटेक्स ऐड कर दिया। तो एक्चुअली हमें इससे मतलब है ही नहीं कि कौन सी चीज़ कहाँ ऐड हो रही है, हमें बस कमेंट बनाने से मतलब है। तो दोस्तों शॉर्टकट तरीका ज़्यादा अच्छा होता है। कंट्रोल इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे, एक बार हटेगा कमेंट, एक बार लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादातर लोग जो भी मैंने देखे हैं अपने करियर में, या मैं भी, ये शॉर्टकट ही यूज़ करते हैं, हम मैनुअली इस तरीके से नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको, आप समझ जाना दोस्तों कि क्या कमेंट सही है। तो दोस्तों मान लो आपको पूछ सकते हैं कि ये सही है, ये सही है, या ये सही है, तो आप बोलोगे तीनों ही सही है। ठीक है। बाकी इन तीन तरीके के अलावा कमेंट नहीं लगाते। तो मैं आपको कमेंट बता चुका हूं। अब पढ़ते हैं फाइल लोकेशन एंड अपलोड डाउनलोड। तो दोस्तों जब हम सैस में काम करेंगे
एक एग्जांपल है, मान लो मेरे पास दोस्तों ये डेटा सेट है। मुझे क्या करना है, मुझे इस डेटा सेट को यूज करना है अपने सेस एनवायरनमेंट में। अब सेस एनवायरनमेंट में यहाँ रीड करने के लिए ये डेटा सेट मेरे पास यहाँ होना चाहिए। तो अब होना चाहिए तो दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को पहले यहाँ लेके आना पड़ेगा। तो लेके आने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, जब भी हम प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो हम प्रोजेक्ट हायरार्की बनाते हैं। अब दोस्तों बहुत लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट हायरार्की नहीं बनाते, लेकिन प्रोजेक्ट हायरार्की बनानी चाहिए, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है और अच्छे से आप कोड मैनेज कर पाते हो अपना प्रोजेक्ट। तो हम क्या करेंगे, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे आपको इस तरीके की लोकेशन मिलेगी, इसके अंदर यहाँ शॉर्टकट मिलेगा और यहाँ मेन फाइल्स मिलेगी। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे न्यू करके राइट क्लिक करके न्यू, और यहाँ पे न्यू, और आप बना दो माई प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम दे दो कुछ भी। अब दोस्तों जब आपने ये बना दिया, एक फोल्डर बन गया। अब यूजुअली जब हम काम करते हैं दोस्तों, हमें तीन चार तरीके की चीजें होती है। तो मैं दिखा देता हूँ, इसके अंदर आपको फोल्डर बनाना है डेटा, मतलब जो भी डेटा हम बनाएंगे वो इस फोल्डर के अंदर सेव होगा। फिर दोस्तों हम एक फोल्डर और बनाते हैं, अपलोडेड फाइल्स, ठीक है दोस्तों। फिर एक बनाते हैं हम एक्सपोर्टेड फाइल्स। अब दोस्तों ये आप देख रहे होगे, ये जब हम इस पे काम कर रहे हैं सेस स्टूडियो पे, ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं, हम ब्राउजर में एक्सेस कर रहे हैं। तो जिस लोकेशन पे ये इंस्टॉल्ड है उस लोकेशन पे हमें अपनी फाइल लेके जानी पड़ेगी अपने सिस्टम से। तो अब हम जो भी अपलोड करेंगे इस फोल्डर में करेंगे, जो भी एक्सपोर्ट करेंगे इस फोल्डर में करेंगे, और डेटा जो बना के रखेंगे वो यहाँ बना के रखेंगे। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, अपलोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फोल्डर में हमें अपलोड करनी है। जिस भी फोल्डर में हमें अपलोड करना होता है उस फोल्डर को सिलेक्ट करके और ये दबाना है। और दोस्तों फिर क्या करना है, अपना ये कॉपी करो पाथ, और यहाँ जाके चूज फाइल, और ये लोकेशन ऐसे खोल के और इसको अपलोड कर दो, अपलोड। तो ये 8 MB की फाइल है दोस्तों, और ये हमारी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। और जैसे ही अपलोड होगी ये हमें यहाँ पे दिख जाएगी। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं फाइल अपलोड होने का। दोस्तों हो गई है फाइल अपलोड। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे फाइल आ चुकी है। अब मैं इस फाइल को यूज करके अपना कोई भी डेटा सेट बना सकता हूँ। डेटा सेट बनाना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों जब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया हमने अपलोड कैसे करते हैं। अगर हम चाहें, मान लो हमने यहाँ पे कोई फाइल एक्सपोर्ट कर दी, तो हम उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐसे करके डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी हमारे डाउनलोड्स फोल्डर में, ठीक है दोस्तों। और अब जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट ये कोड है, इस कोड को मैं सेव कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पे मैं सेव करूंगा इस तरीके से। तो आप देखोगे हमारा कोड यहाँ है मेन टॉप हायरार्की पे, 3 फोल्डर है। इस तरीके से हम प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब दोस्तों बात आती है लाइब्रेरीज की। तो लाइब्रेरीज क्या होती है दोस्तों, सेस में लाइब्रेरीज एक तरीके से कंटेनर होता है। कंटेनर का मतलब होता है जो भी आप डेटा पे काम कर रहे हो उसको आपको कहाँ सेव करना है। तो जब भी दोस्तों हम किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हैं हम दो तरीके के डेटा बनाते हैं। एक तो डेटा बनाते हैं हम टेम्परेरी, जैसे हम जब मतलब मुझे आइडिया नहीं है कि आप सभी ने भी यही सिचुएशन करी है क्या, लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम एक रफ रजिस्टर बना के रखते थे और एक मेन कॉपी मतलब नोटबुक बनाते थे। तो रफ में हम कुछ भी ऐसा ही जो भी हम उल्ट सुल्ट लिखते थे हम उसमें लिख लेते थे, और जब हम उसको मेन करना होता था तो हम एक मेन कॉपी बनाते थे नोटबुक, उसमें लिख लेते थे। तो इसी तरीके से जब आप प्रोजेक्ट में काम करोगे तो टेम्परेरी बेसिस पे भी आपको बहुत सारे डेटा सेट बनाने होते हैं, लेकिन फिर उनको बनाने के बाद आपको ज़रूरत नहीं होती। तो अगर ऐसे डेटा सेट बनाने हैं दोस्तों, तो ये लाइब्रेरीज में जाके ना, सेस में हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, ये वर्क, हम वर्क लाइब्रेरी में सेव करते हैं। और जब हमें परमानेंट डेटा सेट चाहिए, मतलब कि मान लो एक प्रोजेक्ट आप कर रहे हो तो वो प्रोजेक्ट 2 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आपने जो काम आज पहले दिन करा हर रोज शुरू से ही करोगे। तो आप जो जितना भी काम आज करोगे उसे सेव करके अगले दिन जब काम शुरू करोगे तो उसे रिज्यूम करोगे। तो ऐसा सिनेरियो अगर आपको मीट करना है तो दोस्तों आपको परमानेंट लाइब्रेरी बना के डेटा सेट परमानेंट लाइब्रेरी में सेव करके रखने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम दो लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, वर्क लाइब्रेरी जो कि होती है टेम्प लाइब्रेरी, और एक हमारी परमानेंट लाइब्रेरी। ये तो डिफॉल्ट परमानेंट लाइब्रेरी होती है, हम अपनी भी बना सकते हैं, ठीक है, कितनी भी लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो उसमें हमारा परमानेंट डेटा सेट होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, वर्क लाइब्रेरी में जो भी हम बनाएंगे, जैसे ही हम सेस को बंद करेंगे या हमने सेस स्टूडियो को रिफ्रेश कर दी, वर्क लाइब्रेरी का डेटा सेट डिलीट हो जाएगा। तो मैं अगर एक एग्जांपल दिखाऊं, मैं लिखता हूं यहाँ पे डेटा टेस्ट,
और मैं यहाँ लिखता हूँ a = 10 और मैं यहाँ रन कर देता हूँ दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको रन करता हूँ। अब मैंने ये रन करा और मैं यहाँ जाके दोस्तों ये दिखाता हूँ टेस्ट, देखो ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, कोड को सेव कर लेता हूँ जिससे मेरे पास रहे, और मैं अपने CS स्टूडियो को रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश, ये इनिशियलाइजिंग हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हम वर्क लाइब्रेरी में जाते हैं और यहाँ पे आप देखोगे ये रही वर्क लाइब्रेरी, और मेरा डेटा सेट डिलीट हो चुका है। तो वर्क लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती है और इसका डेटा सेट डिलीट हो जाता है जैसे ही हम अपना सेस का सेशन क्लोज करते हैं। रिफ्रेश करना भी क्लोज ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये परमानेंटली सेव करना है तो आप क्या करोगे, आप इसको एक परमानेंट लोकेशन दोगे। तो लोकेशन हम कहाँ की देंगे, अगर हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसका डेटा सेट बनाना है, तो हम ये डेटा वाला फोल्डर ले लेते हैं और इसका प्रॉपर्टी ऐसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहां हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिब नेम डेट, और इस तरीके से ये लिखेंगे और हम लाइब्रेरी बना देंगे दोस्तों। मैंने रन किया। अब आप देखोगे, अगर मैं लाइब्रेरी में आऊंगा तो दोस्तों मेरे पास ना यहाँ ये देखो डेट आ गया, ये लाइब्रेरी बन गई। लेकिन अभी ये खाली है। खाली क्यों है, क्योंकि मैंने अभी डेटा सेट नहीं बनाया है। तो जब हम डेटा सेट बनाते हैं और उसमें बस डेटा सेट का नाम लिख लेते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट वर्क लाइब्रेरी में बनाता है। लेकिन अगर हमें इसे परमानेंट लाइब्रेरी में बनाना है, मतलब कि यहाँ सेव करना है, तो हमने इसकी लोकेशन देके एक लाइब्रेरी का यहाँ पे पॉइंटर बना लिया। पॉइंटर बना लिया तो अब इस पॉइंटर का नाम हमें यहाँ पे देना होगा दोस्तों, हमें देना होगा यहाँ पे डेट डॉट। तो अब इसका मतलब ये है, इस डेटा सेट को इस लाइब्रेरी में सेव करो। और इस लाइब्रेरी का मतलब क्या है, इस लाइब्रेरी का मतलब है दोस्तों ये वाली लोकेशन, जो कि हमारी यहाँ है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूंगा ना, तो आप देखोगे मेरा यहाँ पे डेटा सेट आ गया। और क्योंकि लाइब्रेरी पहले से ही बनी हुई थी, तो भी मेरा डेटा सेट आपको यहाँ सेव दिखेगा। अब मैं क्या करता हूँ, कोड को सेव करके अपने सेस को रिफ्रेश करता हूँ। अब दोस्तों मेरा सेस रिफ्रेश हो चुका है। आप देखोगे ये डेटा सेट यहाँ पे रखा हुआ है, मेरा डिलीट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ लाइब्रेरी में जाओगे तो आपको ये डेट लाइब्रेरी नहीं दिखेगी, क्योंकि दोस्तों हमें लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी, मतलब उसका पॉइंटर बनाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ देखने के लिए। क्योंकि सेस ना लाइब्रेरीज को ही एक्सेस कर सकता है, ऐसे किसी भी लोकेशन को नहीं कर सकता। तो लाइब्रेरी जब हम बनाते हैं तो हम सेस को यही बोलते हैं कि भाई आप एक पॉइंटर बना दो उस वाली लोकेशन का जहाँ पे मेरा डेटा सेव है। तो अगर मैं इस वाली लाइन को सिलेक्ट करके दोस्तों रन करता हूँ, ये क्या हो रहा है इसमें, ये रहा, मैं करता हूँ F3 प्रेस, तो आप देखोगे मेरी ये डेट बन चुकी है। और मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो आप देखो मेरा डेटा सेट यहाँ पे बना हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास दो तरीके की लाइब्रेरी हम बनाते हैं सेस में, या होती है, परमानेंट लाइब्रेरी और टेम्प लाइब्रेरी। जो टेम्प लाइब्रेरी होती है वो वर्क लाइब्रेरी होती है, एंड डेटा इन दी वर्क लाइब्रेरी गेट्स डिलीटेड वंस वी जस्ट क्लोज दी सेशन, एंड डेटा set in the permanent libraries are stored for एवर until unless we delete those। तो आपको ये डेफिनेशन बतानी है। बाकी आप मतलब अच्छी इंग्लिश में बता पाओ तो और भी अच्छा है, या जिस भी तरीके से आप रीफ्रेम करना चाहो सेंटेंसेस को, उस तरीके से दोस्तों कर सकते हो। अब बताते हैं ईच स्टेटमेंट एंड्स विद सेमीकोलन। तो दोस्तों सेस में आप देख रहे हो जब भी हम कुछ काम करते हैं तो मैंने सबके बाद सेमीकोलन लगाया। तो सेस में क्या होता है, हर एक लाइन के बाद सेमीकोलन लगता है। और हर एक लाइन का मतलब ये नहीं है कि आप इसको भी दो हिस्सों में तोड़ के और फिर एक सेमीकोलन यहाँ लगा दो और एक सेमीकोलन यहाँ लगा दो। मतलब कि जो स्टेटमेंट होता है, करेक्ट स्टेटमेंट, वैलिड स्टेटमेंट होता है सेस के हिसाब से, उस हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगता है। अब दोस्तों ये आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि सेमीकोलन कहाँ कहाँ लग रहा है। तो आपको बस ये याद रखना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा आपके दिमाग में। अब जैसे मान लो सेमीकोलन में यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो आप सबसे पहली चीज जो देखोगे, यहाँ पे जो डेटा था उसका कलर ब्लू था, ये देखो, इसने इसका कलर हटा दिया। तो ये बोल रहा है कि भाई कुछ एरर है, आप ऐसे समझ जाना, ठीक है। और जब मैं इसको रन करूंगा, मैं दोस्तों इसको रन करता हूँ, तो यहाँ आते हैं। अभी देखो इसने क्या किया, इसने कोई एरर नहीं दिखाई, ठीक है। तो ये रन हो गया क्योंकि बिल्कुल करेक्ट था। अब मैं सेमीकोलन हटा के रन करता हूँ एक बार,
देखो इसने एरर दिखा दी, ये बोल रहा है इस तरीके से नोट असाइन, मतलब कि एरर है कुछ, ठीक है। तो एरर है मतलब अगर यहाँ दिखा रहा है तो या तो यहाँ होगी या इससे पहले होगी, तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है। तो ऐसे आपको समझ जाना है, ठीक है। अब दूसरा, मैं मान लो इससे इसको हटा के और यहाँ से ये हटा देता हूँ और मैं क्रिएट करता हूँ। अब अगर मैं दोस्तों देखो ये यहाँ पे भी एरर दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें एरर दिखा देगा ये, तो हमें पता चल जाएगा हमारा सेमीकोलन मिसिंग है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि सेस में हर एक स्टेटमेंट, वैलिड स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होता है। अब दूसरी चीज दोस्तों, सेस जो होता है वो नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। तो आप देखो ये जो हमने लिखा है ये हमने लोअर केस में लिखा है, लेकिन अगर सेम ही कोड को मैं अपर केस में लिखूंगा तो दोस्तों ये तभी भी चलेगा, ये कोई एरर नहीं देगा। डेटा और इक्वल्स टू सेस हेल्प डॉट एयर और रन। तो दोस्तों अगर मैं इसको रन करूंगा तो भी चलेगा कोड, इसको रन करूंगा तो भी चलेगा कोड, ठीक है दोस्तों। तो कुछ फर्क नहीं होता, केस सेंसिटिव नहीं होता है। आप ऐसे कर सकते हो, इसको छोटा लिख दो, इसको स्मॉलर केस में लिख दो, इसको स्मॉलर में लिख दो, ऐसे लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसे भी चलेगा। लेकिन क्या है दोस्तों, अगर हमें आज़ादी है तो ऐसा भी नहीं है कि आप इसमें ना मतलब क्या बोलें, बिल्कुल ही कहते हैं रायता फैला दो। तो दोस्तों आपको ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल इसको गलत कर दिया। सैस कोड जो हम लिखते हैं स्मॉलर केस में लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, रीडेबल होता है, अपर केस में नहीं लिखना चाहिए। लेकिन अगर आपने लिखा है या आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको अपर केस में ही लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलो चलते हैं आगे। अब ये बोल रहा है सैस डज नॉट रिक्वायर इंडेंटेशन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे पाइथन होती है, पाइथन में ना इंडेंट देना होता है। पहली लाइन ये है जो इसके अंदर है उसको ऐसे एक टैब मारना पड़ेगा, और फिर वो जो अगली लाइन है उसमें ऐसे टैब मारना पड़ेगा। लेकिन सैस में ऐसा कुछ नहीं होता, आप कोई से भी चीज़ को कहीं पे भी लिख दो और वो चल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको अगर इसको भी चलाऊंगा तो दोस्तों ये भी चल जाएगा, ये कोई एरर नहीं देगा। अगर मैं लोग में दिखाऊं देखो कोई एरर नहीं आई, ठीक है दोस्तों। तो इंडेंटेशन की जरूरत नहीं होती है सैस में, लेकिन आप इसको पढ़ो, ठीक है, या फिर दोस्तों आप इसको पढ़ो। तो दोस्तों ये पढ़ने में बिल्कुल रीडेबल नहीं है। तो अब ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि दोस्तों अगर इंडेंटेशन नहीं देना होता तो मतलब कुछ भी उलट सुलट लिख दिया आपने, और मतलब कोड रीडेबल होना चाहिए एक्चुअली। क्योंकि अगर आप किसी को भेजोगे आपका मैनेजर देखेगा तो वो मतलब बोलेगा कि यार तुम प्रोफेशनली कोड नहीं लिखते हो, और दूसरा समझ भी नहीं पाएगा, ठीक है। आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हो और आपका कोड छोटा है तो भी चल जाएगा ये, ठीक है। देखो तो भी चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। तो दोस्तों तो अब मैंने आपको ये भी प्रूव करके दिखा दिया है कि सेज में इंडेंटेशन की भी जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों जो भी मैंने चीजें बताई है प्रूफ के साथ बताई है। अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों जब आप सेज में काम कर रहे हो तो आपसे ये चीजें भी पूछी जा सकती है। इसमें दोस्तों ये जो चीजें हैं इनको आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ये जो हैं ये जरूर पूछे जाएंगे। तो जो सेस का डेटा सेट होता है, डेटा सेट का मतलब क्या है दोस्तों, जो हमने डेटा बनाया ये वाला डेटा, देखो इसका जो एक्सटेंशन होता है, जैसे एक्सेल का एक्सटेंशन होता है डॉट एक्स एल एस एक्स, CSV का होता है डॉट CSV। इसी तरीके से दोस्तों हर चीज का एक्सटेंशन होता है। तो सेस के डेटा सेट का मतलब कि सेस की टेबल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट सेस 7B डेट। ये आप याद कर लेना। और इसी तरीके से जो सेस का कोड लिखते हैं, ये जो कोड लिखा है तो आप देख रहे होगे इसका एक्सटेंशन होता है डॉट सेस, ठीक है दोस्तों। ये रिकॉर्ड मैंने जो सेव करके रखे हैं हिंदी इंग्लिश वाले, ये डॉट सेस है। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग फाइल बनाएंगे तो उसका एक्सटेंशन होता है लोग, डॉट लोग। फिर दोस्तों जब हम सेस ईजी में काम करते हैं तो सेस ईजी में सेस की प्रोजेक्ट फाइल बनती है, मैंने आपको बताया था। तो सेस की प्रोजेक्ट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट ई, ये जी लिखा हुआ है, G&P। मैं इसको क्या करता हूँ ऐड टू डिक्शनरी कर देता हूँ। ये देखो डॉट EGP, एंटरप्राइज गाइड प्रोजेक्ट, ठीक है दोस्तों। ये प्रोजेक्ट फाइल होती है, कंटेनर होता है। लेकिन इसमें हमारा जो भी रिजल्ट रन करा होगा हमने या हमारे जो कोड होते हैं वो सब चीजें सेव होती है। डेटा सेट सेव नहीं होता, क्योंकि डेटा सेट हम परमानेंट लोकेशन पर सेव करते हैं, जो कि या तो हमारे सर्वर की होगी या फिर हमारे सिस्टम की होगी। लेकिन एक प्रोजेक्ट फाइल में मल्टीपल कोड हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से
हाँ, ये .egp होता है सेस, इसकी फाइल का एक्सटेंशन, और ये मैंने आपको बता दिया है। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। बाकी आप कमेंट करके बताना कि किस आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों, और दोस्तों अपने फ्रेंड्स में रेफर करना। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।